नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। पंजाब के CM की कुर्सी छोड़ चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के रिहाइशगाह पर यह मीटिंग करीब 45 मिनट तक चली, जहां JP नड्डा के भी मौजूद होने की खबर है। इजलास में क्या हुआ इसके बारे में ब्यौरा नहीं मिल सका। हालांकि अब बहस यह है कि कल कोई बड़ा कांग्रेसी कायद BJP में शामिल हो सकता है। इसे कैप्टन से जोड़कर देखा जा रहा है। कैप्टन मंगल के रोज़ दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने किसी सियासी शख्स से मुलाकात से इनकार किया था। फिर भी अब वो अमित शाह से आज उन्होंने मुलाकात की। ये कहा जा रहा है कि अमरिंदर को BJP राज्यसभा के जरिए हुकूमत में भी ला सकती है और उन्हें वजीर ज़राअत भी बनाया जा सकता है। पंजाब में कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद उलझी हुई है। ऐसे में कैप्टन की इस मुलाकात ने पंजाब में सियासी गर्माहट को और बढ़ा दिया। कैप्टन का दिल्ली दौरा पंजाब की सियासत के मायने से काफ़ी अहम है। कैप्टन को एक हिसाब से उनको बेइज्जत होकर CM की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। वज़ीर आला रहते वो अक्सर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मिलते रहे हैं। हालांकि अब ये मुलाकात हो रही है तो इसके सीधे सियासी मायने लिए जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात के बाद अब कई तरह की ख़यास शुरू हो चुके हैं। ज़राए की माने तो अब ज़राअत जो फार्म रिफॉर्म्स बिल है उसके वो कैप्टन के लिए एक बड़ा टास्क हो सकता है। कैप्टन अब कानून को लेकर एहतजाज कर रहे किसानों से मिल सकते हैं। इसे मरकज़ी हुकूमत और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच एक मीडिएशन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कैप्टन ये काम पहले करेंगे या फिर मरकज़ी वज़ीर ज़राअत के तौर पर काम करेंगे, इसको लेकर अभी काफ़ी क़यास लगाए जा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार सामने आए। सिद्धू ने सीधे CM चरणजीत चन्नी हुकूमत पर हमला बोला। सिद्धू ने नए DGP इकबालप्रीत सहोता और एडवोकेट जनरल APS देओल को निशाना बनाया। सिद्धू ने उनके पुराने काम का मुद्दा उठाते हुए हुकूमत की मंशा पर सवाल खड़े किए। सिद्धू ने कहा कि ये लोग हमें क्यों इंसाफ दिलाएंगे, अगर मेरा ओहदा जाता है तो जाए, लेकिन मैं अपने मुद्दों पर खड़ा रहूँगा। मैं देख रहा हूँ कि उन मुद्दों से समझौता हो रहा है। मेरा पहला काम बेअदबी के इंसाफ के लिए लड़ना है। आज मैं देखता हूं कि 6 साल पहले जिन्होंने बादलों को क्लीन चिट दी थी, छोटे छोटे लड़कों पर अत्याचार किए थे, उन्हें इंसाफ की जिम्मेदारी दी गई है। ये देखकर मेरी रूह घबराती है। जिन्होंने ब्लैंकेट बिल दिलवाई वो एडवोकेट जनरल है। क्या ये एजेंडा है? जो लोग मसलों की बात करते हैं वो कहाँ हैं? मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा। ये कोई समझौता सी ही नहीं, ये अहदियां का कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जो किते भी द्वंद होवे सच की राह तुर ते मॉरल अथॉरिटी रख के नैतिकता के नाल कोई समझौता नहीं, ताही आवाज़ दे विच फल आए। ते अज जो मैं देखदा कि उन्हां मुद्दिआं नाल समझौता हो रहा, अज जो मैं देखदा कि मेरा प्रथम काज मेरे गुरु के चरनां की धूड़ अपने सिर ते ला के उस इंसाफ लिए लड़ना जिहदे लई पंजाब के लोग सब तो आतुर ने। जो मैं देखदा कि जिन्हां ने 6-6 साल पहला बादलों को क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्होंने उत्तरदायित्व दिता गया इंसाफ का। जो मैं देखदा तो मेरी रूह करलाउंदी है कि जिन्हां ने ब्लैंकेट बिलां दित्तियां वो एडवोकेट जनरल ने। तो की एजेंडा है? पंजाब के हर मसले का हल वीरो इनकम है। ਜਿਹੜੇ लोग मसलों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। पंजाब की कांग्रेस हुकूमत में चल रहे बहरान को लेकर अब सीनियर कायद कपिल सिब्बल ने नाराजगी जताई है। पार्टी की लीडरशिप पर सवाल उठा चुके सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस का कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फैसले कोई ना कोई तो ले रहा है। गलत हो सही हो ये बहस वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए। लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं ये सोचने की ज़रूरत है। सिब्बल ने कहा कि हम G23 हैं, यकीनी तौर पर जी हुजूर 23 नहीं है। हम मुद्दे उठाते रहेंगे। मैं आपसे कांग्रेस के उन लोगों की तरफ से बात कर रहा हूं जिन्होंने पिछले साल अगस्त में CWC और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को चिट्ठी लिखकर पार्टी सदर का इंतखाब करने की मांग की थी। हम पार्टी क़यादत की तरफ से अब भी उस पर एक्शन लिए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी पार्टी में कोई सदर नहीं है, इसीलिए हम नहीं जानते कि ये फैसले कौन ले रहा है। हालांकि हमें मालूम है, लेकिन तब भी हम ये बात नहीं जानते। हमारे सीनियर साथियों में से किसी ने फौरी CWC की मीटिंग बुलाने के लिए कांग्रेस सदर को या तो चिट्ठी लिखी है या जल्दी लिखी जाने वाली है। इससे हमें पार्टी के हालात पर बात करने का मौका मिलेगा। हम ये जान सकेंगे कि अभी पार्टी कहाँ खड़ी है। एक न्यूज़ एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि सोनिया गांधी को कांग्रेस के सीनियर कायद और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने चिट्ठी लिखी है। सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को हम कमज़ोर होते नहीं देख सकते हैं। हम कितने वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार की भी हद होती है। हम उन लोगों में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया, आज भी नहीं दे रहे हैं। हम G23 के कायद उन लोगों में से नहीं है जो पार्टी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। जो लोग उनके यानी पार्टी क़यादत के करीब थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं, और जिन्हें वो अपना करीबी नहीं मानते वो अब भी उनके साथ खड़े हैं। पंजाब कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू पर MP मनीष तिवारी ने वार किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पंजाब की समझ नहीं है वो मसले सुलझा रहे हैं। तिवारी ने पंजाब के हालात पर तशवीश जाहिर की। मनीष तिवारी श्री आनंदपुर साहिब से MP हैं। मनीष तिवारी ने आगे कहा कि पंजाब की मौजूदा हालात काफ़ी अफसोसनाक है। यहाँ इंस्टेबिलिटी का माहौल देखकर कोई खुश होगा तो वो पाकिस्तान होगा। उन्हें लगता होगा कि पंजाब के इन इंस्टेबल कंडीशंस में काले मंसूबों को अंजाम देने का मौका मिल जाएगा। तिवारी ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान की सरहदी रियासत है, इसे महफूज हाथों में होना चाहिए। इलेक्शन एक पहलू ज़रूर है, लेकिन कौमी मफाद सबसे ऊपर है। पंजाब में फौरी सियासी स्टेबिलिटी बहाल करने की ज़रूरत है। तिवारी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह पंजाब की सियासत को अच्छे से समझते हैं। तिवारी को कैप्टन का करीबी समझा जाता है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का सदर बनाने का तिवारी ने भी मुखालिफत की थी। तिवारी ने कहा था कि पंजाब के MP होने के नाते वो बहुत तशवीश में हैं। यहाँ हो रहे वाक़यात बहुत दुखी कर रहे हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी चारशंबे के रोज़ केरला के मलपुरम पहुंचे, जहां हिमा डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर का नाम लेकर एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने डायलिसिस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सावरकर को पढ़ने वालों की नज़र में हिंदुस्तान नक्शे से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज कुछ लोग सियासी सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या है। बकौल गांधी, अगर आप सावरकर जैसे लोगों को पढ़ेंगे तो कहेंगे कि हिंदुस्तान एक जोग्राफिया है। वो कलम लेते हैं, नक्शा खींचते हैं और कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है, लाइन के बाहर हिंदुस्तान नहीं है। राहुल गांधी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि फिर एक सवाल उठता है कि क्या होगा अगर नक्शा तो हो लेकिन यहाँ रहने वाले लोग ही ना हो। क्या आप अब भी यही कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत यहाँ के लोगों से बनता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लिए हिंदुस्तान यहाँ के रहने वाले लोगों से है। हिंदुस्तान के लोगों के दरमियान का रिश्ता है जो हिंदुस्तान बनाता है। What is her name? What is the name? Very well. What's her name? Afle. Fatima. Yes. Very pretty. Beautiful girl. Tell them, Benu, that she's very pretty. Thank you, sir. Thank you so much. And this man, what is this boy's name? Nihal. Mr.
मेरी बात कर रहा ओके थैंक यू थैंक यू योर हैंड्स आर and they don't have any GST. But petrol diesel price है डीजल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा हो गया। 100 रुपये का डीजल मान लिया तो 250 मिलता है। 100 रुपये का डीजल गाड़ी काफी खराब होता रहता है या नहीं? They say India is a territory. We say India are people. India are relationships. We say India is a way of behaving. It is a way of treating other people. India is listening. India is appreciating. India is embracing. It is the relationship between Hindu and Muslim. It is the relationship between Hindu, Muslim and Sikh. It is the relationship between Tamil, Hindi, Urdu, Bengali. And my problem with the Prime Minister is that he is breaking these relationships. And if he is breaking the relationships between the Indian people, he is attacking the idea of India. And that is why I oppose him. And the same way he breaks the relationship between Indians, it is my job, my duty and my commitment to build the bridge between the people of India. They say India is a territory. We say India. उत्तर प्रदेश में 2022 के असेंबली इंतखाबात के लिए 9 अक्टूबर को कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाराणसी में एक जलसे आम से खिताब करने के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगी। वाराणसी की साबिक रुकन पार्लियामेंट राजेश मिश्रा ने तस्दीक की है कि जलसे आम की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये प्रोग्राम रियासत भर के लोगों को तब्दीली का पैगाम देने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। कांग्रेस ने 2022 के असेंबली इंतखाबात के लिए नौजवान उम्मीदवारों पर दाव लगाने का फैसला किया है। पार्टी जराये का कहना है कि पार्टी अपने 60% टिकट 30 से 40 साल की उम्र के लोगों को दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 रोज़ा लखनऊ दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने इसके लिए मंजूरी फराहम कर दी है। ख्याल रहे कि मुमकिन उम्मीदवारों से 10 अक्टूबर तक दरखास्तें तलब की गई हैं। पार्टी ओहदेदारान के मुताबिक नौजवान आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और बीजेपी हुकूमत की नाअहली का उन्हें सबसे ज़्यादा खुमियाजा उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि नौजवान तबका शिद्दत से रियासत में तब्दीली लाना चाहता है। उन्होंने कहा कि अच्छे उम्मीदवारों को खड़ा करना एक फितरती अमल है और ऐसे चेहरों के साथ अवाम जुड़ाव महसूस करती है। लुधियाना पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने महाभारत का हवाला देते हुए कारोबारियों से कहा कि जिस तरह अर्जुन जंग के लिए श्री कृष्णा को मांगने और दुर्योधन उनकी फौज मांगने पहुंचे थे, वैसे ही वो फंड लेने के लिए नहीं बल्कि आपको लेने के लिए आए हैं। उन्होंने सबको इनवाइट किया कि वो हुकूमत का हिस्सा बने और अपने फैसले खुद लें। उन्होंने कारोबारियों से कहा कि वो चाहते हैं कि पंजाब में इंडस्ट्रियलिस्ट का पैनल बने और वो 15 दिन में एक बार वज़ीर आला से मिले और पैनल की जानिब से दिए गए फैसले लागू किए जाएं। इसी तरह से ही दिल्ली में हुकूमत चल रही है। उन्होंने कहा कि वो पंजाब को दुनिया में सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत बनते ही हुंडा टैक्स बंद किया जाएगा। हुकूमत आपके जानिब से दी गई जो स्कीम्स है वो स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत हेडक्वार्टर्स के मुलाजिम या ऑफिस के मुलाजिम हर तरह के काम के लिए आपके घर आएंगे। इंस्पेक्टर राज ख़त्म करने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की जाएगी और 24 घंटे सस्ती बिजली मुहैया करवाई जाएगी। ये सब कुछ दिल्ली में लागू है और इसी वजह से आज हम कारोबारियों के चहीते हैं। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे देश में, हमारे व्यापारियों में, हमारे उद्योगपतियों में, उस पोटेंशियल को आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर उस पूरे पोटेंशियल को प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूं कि चमत्कार हो सकता है। तो आज मैं आपका समर्थन मांगने के लिए नहीं आया, मैं आपको पार्टनर बनाने का न्योता देने के लिए आया हूं। आप हमारी पार्टी में पार्टनर बनिए, आप हमारी सरकार में पार्टनर बनिए। सरकार आप चलाइए, डिसीजन आप लेंगे, हम उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करेंगे। यही हम लोगों ने दिल्ली में किया। हमें नहीं आता, हमें सब कुछ नहीं आता,
हम सब कुछ जान के पैदा नहीं हुए। ऐसा नहीं कि मनीष सिसोदिया को सब कुछ शिक्षा में आता था, ऐसा नहीं कि सतिंदर जैन को हेल्थ के क्षेत्र में आज उनका नाम हो रहा है पूरे देश के अंदर, मनीष सिसोदिया का शिक्षा में, सतिंदर जैन का मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल अच्छे कर दिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग, हैं जी, वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं कि उनको हम कोई पैदाइशी सब कुछ आता था, लेकिन जिन लोगों को आता था उनको इज्जत देनी हमें आती थी। हमने उनको इज्जत दी, हमने उनको मान सम्मान दिया, हमने उनको निर्णायक भूमिका में बिठाया। वो हमें बताते थे और हम करते जाते थे। इसी तरह से पंजाब के अंदर अपने को इंडस्ट्री और ट्रेड को इंप्रूव करना है। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा पोटेंशियल। गोवा के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर कायद लुई जिन्हो फ्लेरियो चाशुम्बे के रोज़ कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। फ्लेरियो आज रियासती हेडक्वार्टर्स नमला पहुंचे थे और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। फ्लोरियो के साथ साबिक एमएलए और साबिक आईपीएस ओहदेदार, लवू मामलेदार और दीगर कायदीन मौजूद थे। जुमला 10 कायदीन ने आज टीएमसी की रुकनियत हासिल की। फ्लेरियो ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने सोनिया गांधी पर हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस अब पहले वाली पार्टी नहीं रही। उन्होंने ममता बनर्जी को स्ट्रीट फाइटर बताया था। उन्होंने कहा कि ममता ही एक ऐसी कायद है जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चाशुम्बे के रोज़ कैबिनेट की मीटिंग की। इसमें एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन ट्रेड को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए। 3 फैसलों का ख़ास तौर पर जिक्र किया जा सकता है। पहले 2 रेल लाइन का डबलिंग की जाएगी। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए। तीसरा, मिड डे मील की जगह अब वज़ीर आज़म पीएम पोषण योजना लागू की जाएगी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पीएम पोषण स्कीम शुरू करने का फैसला लिया गया। ये स्कीम मिड डे मील की जगह लेगी। इस स्कीम के तहत 11,20,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिन का खाना मुफ्त मिलेगा। हुकूमत ने पीएम पोषण स्कीम के तहत अगले 5 साल में 1,31,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बताया कि मरकजी हुकूमत इस स्कीम को रियासतों की मदद से चलाएगी। एक और फैसला जो काफ़ी अहम है, उसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए। इसके तहत हुकूमत एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी ECGC को अगले 5 साल में 4,400 करोड़ रुपए की पूंजी देगी। हुकूमत का कहना है कि ECGC को पूंजी दिए जाने से अगले 5 साल में 5,28,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। इससे 59 लाख नए रोजगार पैदा होंगे, जिनमें से 2,60,000 रोजगार के मौके फॉर्मल सेक्टर में बनेंगे। देश के करोड़ों निर्धन परिवारों से आने वाले बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनके लिए पीएम पोषण इस योजना को शुरू किया जाएगा। ये नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज़्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा। और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। करोड़ों बच्चों को इसका न्यूट्रिशियस फूड मिले, उसकी कल्पना के साथ इसको शुरू किया गया है। और देश भर में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़े, उसका भी एक लाभ मिलेगा। जो भी सामान एक्सपोर्ट होता है, गुड्स एक्सपोर्ट होता है, या जो पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स बैंक्स देते हैं उत्पादन के समय उद्योग को, या प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है उसके सामने भी पॉलिसीज इशू करते हैं, उस सब के लिए ECGC एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। उसको आज 4,400 करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन करने का, अधिक मात्रा में उनको कैपिटल देने का निर्णय कैबिनेट ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया।
ये 4,400 करोड़ रुपए डालने से लगभग 88,000 करोड़, क्योंकि 20 गुना उसके ऊपर हम कवर दे सकते हैं, 88,000 करोड़ की और इंश्योरेंस पॉलिसीज ईसीजीसी लिख पाएगा। और आप जानते हैं पेमेंट 2 महीने 3 महीने में आती है, तो लगभग इसका इंपैक्ट 3 लाख करोड़ तक के एक्सपोर्ट्स को कवर करने का एक साधन बनेगा। और साथ ही साथ ईसीजी की सॉल्वेंसी इंप्रूव करेगा, ईसीजीसी को और एक समृद्ध संस्था बनाए। जो भी सामान एक्सपोर्ट होता है, गुड्स एक्सपोर्ट होता है या सरहद तनाज़े को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वो बातचीत से तनाज़ा सुलझाने की बात करता है, दूसरी तरफ घुसपैठ करना नहीं छोड़ रहा। ताज़ा वाक़या उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर से लगे बॉर्डर का है, जहां चीन के 100 फौजियों ने पिछले महीने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी। ये जानकारी अब सामने आई है। एक न्यूज़ एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि चीनी फौजियों ने 30 अगस्त को घुसपैठ की थी और 3 घंटे वहां रहने के बाद लौट गए। इसका जवाब देते हुए हिंदुस्तानी फौजियों ने भी पेट्रोलिंग की थी। हालांकि चीनी घुसपैठ के बारे में सरकारी तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोड़ों पर आए चीनी फौजियों ने हिंदुस्तानी सरहद में घुसकर तोड़फोड़ की और लौटने से पहले एक पुल भी तोड़ दिया। बता दें कि बाराहोती वही इलाका है जिसमें चीन ने 1962 की जंग से पहले भी घुसपैठ की थी। उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में एलएसी को लेकर हिंदुस्तान और चीन में काफ़ी तनाज़ात चलते रहते हैं और ये छोटी मोटी घुसपैठ होती रहती है, लेकिन इस बार चीनी फौजियों की तादाद चौंकाने वाली थी। चीन ने बाराहोती सेक्टर में एलएसी के पास तामीरात भी बढ़ा दिए हैं। पिछले हफ्ते ही ये रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन ने नॉर्दर्न लद्दाख में एलएसी के पास करीब 8 लोकेशन पर टेम्पररी टेंट्स जैसे रहने का इंतज़ाम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने नॉर्दर्न इलाके में काराकोरम पास के करीब वहाब जिलगी से लेकर पीयू हाट स्प्रिंग्स, चांगला, ताशिंगोंग, मांजा और चुरुप तक शेल्टर्स बनाए हैं। यहां हर लोकेशन पर 7 क्लस्टर्स में 80 से 84 तक कंटेनर्स बनाए गए हैं। नॉर्दर्न लद्दाख में सरहद तनाज़े को लेकर पिछले साल चीन और हिंदुस्तान के फौजियों के बीच खूनी झड़प हुई थी। इसके बाद दोनों अफवाज ने मुतनाज़ा इलाकों में डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया था, लेकिन चीन अब फिर से घुसपैठ की हरकतें कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज अदालत को नाराज करने और धमकाने के लिए 25 लाख रुपए जमा न कराने पर एक एनजीओ के सरबराह को हुक्म अदौली यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कसूरवार ठहराया। अदालत उस्मा ने कहा कि हमारा ये मानना है कि हुक्म अदौली करने वाला शख्स वाज़े तौर पर अदालत की हुक्म अदौली का कसूरवार है और अदालत को नाराज करने के इसके कदम को कबूल नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि एनजीओ और स्वराज इंडिया ट्रस्ट के सरबराह राजीव दहिया अदालत, इंतजामी अहलकारों और रियासती हुकूमत समेत सभी पर कीचड़ उछालते रहे हैं। बेंच ने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सज़ा देने की ताकत एक आईनी हक है, उसे कानूनी एक्ट से भी छीना नहीं जा सकता। अदालत ने दहिया को नोटिस जारी किया और उसे 7 अक्टूबर को सज़ा सुनाने पर अदालत में मौजूद रहने की हिदायत दी। रकम की अदायगी करने से मुतालिक बेंच ने कहा कि ये लैंड रेवेन्यू के बकाया की शक्ल में वसूल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दहिया को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि अदालत को नाराज करने की कोशिश के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। दहिया ने अदालत को बताया कि उनके पास जुर्माना भरने के लिए वसाइल नहीं है और वो रहम की अर्जी लेकर सदर जमहूरिया के पास जाएंगे। अदालत उज़्मा दहिया की इस अर्जी पर समाअत कराए जिसमें उन्होंने अदालत के 2017 के हुक्म को रद्द करने की गुजारिश की है। अदालत ने 2017 में दिए गए हुक्म में उन्हें बगैर किसी कामयाबी के इतने सालों में 64 मफाद आमा अर्जियाँ दाखिल करने और अदालत उज़्मा के हल्के इख्तियारात का बार बार गलत इस्तेमाल करने के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा खित्ते में मूसलाधार बारिश, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि एनडीआरएफ की टीमों ने 560 से ज़्यादा अफराद को बचाया। हुकाम ने मंगल के रोज़ ये मालूमात दी। उन्होंने कहा कि इतवार और पीर की बारिशों की वजह से 200 से ज़्यादा जानवर बह गए और कई मकानात को नुकसान पहुंचा। मुंबई में मंगल के रोज़ भी मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों में मराठवाड़ा, मुंबई और रियासत के साहिली कोंकण इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है।
मराठवाड़ा वसती महाराष्ट्र का वो इलाका है जहां बारिश ने शदीद तबाही मचाई। औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, परभनी, नांदेड़, बीड़, जालना और हिंगोली के 8 अजला में भारी तबाही हुई। हुक्काम ने बताया कि मंगल की सुबह जिले यावतमाल में सैलाब के पानी में डूबे पुल को पार करते हुए एक रियासती ट्रांसपोर्ट की बस बह जाने से एक शख्स हलाक और 3 लापता हो गए। ओहदेदार ने बताया कि वाकया तहसील उमरखेड़ के डाहगांव पुल पर सुबह 8 बजे के करीब पेश आया। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के दुनिया भर में 5,13,093 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी दौरान 9,708 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के साथ दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 23,37,39,72 हो गई, जबकि अब तक इस मोजी वायरस से 47,82,140 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,83,79,647 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,870 मामले आए और 378 अफराद की मौत हुई। इस दौरान 28,178 लोग रिकवर हुए। अब तक जुमला मुतासरीन की तादाद 3,37,00,000 हो गई और अब तक 3,29,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 4,47,000 लोगों की जान गई है। फिलहाल 2,82,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एक रेजिडेंशियल स्कूल के 60 स्टूडेंट्स कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। इनमें से एक तालिब इल्म को तेज बुखार था, जिसका लेडी कर्जन एंड बोरिंग हॉस्पिटल में इलाज कराया गया था। श्री चैतन्य गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स को स्कूल के अहाते में ही आइसोलेट किया गया। कोविड के 37% मरीजों में औसतन कोई ना कोई एक अलामत या सिम्टम लंबे वक्त तक देखा गया है। इनमें सांस लेने में तकलीफ, थकान, दर्द और बेचैनी जैसे अलामत शामिल हैं। ये अलामत इन्फेक्शन के 3 से 6 महीने बाद मरीजों में देखे गए। ये दावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च के साइंटिस्ट ने अपनी हालिया रिसर्च में किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का कहना है कि कोविड से रिकवरी के बाद 2,70,000 मरीजों में दिखने वाले अलामत की जांच की गई। जांच में सामने आया कि इनमें थकान और बेचैनी जैसे अलामत बेहद कॉमन थे। ऐसे अलामत उनमें ज़्यादा दिख रहे थे जिन्हें कोविड के बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। ये लॉन्ग कोविड के अलामत थे। मर्दों के मुकाबले लॉन्ग कोविड के अलामत ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन थे। साइंटिस्ट का कहना है कि नौजवानों और ख़वातीन में सिरदर्द, पेट से जुड़े मसाइल, बेचैनी और डिप्रेशन के मामले देखे गए। वहीं बुजुर्ग लोगों और मर्दों में सांस लेने में तकलीफ हुई और सोचने समझने की सलाहियत पर बुरा असर पड़ा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चीफ रिसर्चर प्रोफेसर पॉल हैरिसन कहते हैं कि कोरोना सर्वाइवर्स में इतने तरह के अलामत क्यों दिख रहे हैं, इसे पहचानने और समझने की ज़रूरत है। पॉल के मुताबिक कोविड के बाद सेहत पर पड़ने वाले असर को समझने और इलाज करने में हमारी रिसर्च के अंजाम मदद करेंगे। इससे मुस्तकबिल में लॉन्ग कोविड के असर को जाना जा सकेगा। लॉन्ग कोविड के अलामत दिखने की वजह क्या है और ये कितने वक्त तक दिखते हैं। साइंटिस्ट ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लॉन्ग कोविड की कोई मेडिकल डेफिनेशन नहीं है। आसान ज़बान में इसका मतलब यह है कि जिस्म से वायरस जाने के बाद भी कुछ ना कुछ अलामत दिखते रहना। कोविड-19 के जिन मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है उन्हें महीनों बाद भी मसाइल हो रहे हैं। कोविड-19 से उभरने के बाद भी अलामत का लंबे वक्त तक बने रहना ही लॉन्ग कोविड है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंजमामुल हक को दिल का दौरा पड़ने की खबर के दरमियान उन्होंने वाजे किया कि ये खबर सच नहीं है। इंजमाम का कहना है कि शरियान यानी आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियो पोस्ट करके कहा कि वो पेट में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल गए थे और रूटीन चेकअप के दौरान उनके शरियान में ब्लॉक का पता चला। इंजमामुल हक ने कहा कि मैं पाकिस्तान और दुनिया के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी सेहत के लिए दुआ की। मैं पाकिस्तान के लोगों, यहाँ के क्रिकेटर और दुनिया भर में सभी को शुक्रिया कहता हूं। वो मजीद कहते हैं कि मैंने रिपोर्ट देखी जिसमें कहा जा रहा था कि मुझे दिल का दौरा पड़ा। ये गलत है। मैं रूटीन चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास गया जिन्होंने कहा कि उन्हें एंजियोप्लास्टी करानी होगी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।